नमस्कार, परिचर्चा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खूबसूरत मेहमान है। जितनी सुंदर वो खुद हैं उतनी ही सुंदर व्यंजन बनाती हैं। शेफ़ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और एक बेहद क्रिएटिव पर्सन है। संध्या जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार तन्मय जी, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में बैठ करके यहाँ पे, और बहुत पुरानी हमारी जो यादगार बातें हैं आज वो सब सामने आने वाली हैं, तो वो सोच के बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। गुड, तो हम पुराने से ही शुरू करते हैं। हाँ जी। आपने कब अपना कैरियर शुरू किया, कैसे किया और आप आज जहाँ हैं वहाँ कैसे पहुँचे? एक लाइफ जर्नी ऑडियंस के लिए। मैं सच बताऊं तन्मय, तो जब से ये मुझे पता चला कि हमें पॉडकास्ट करना है और उसके बाद में हमें उसमें अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, तो मैं काफ़ी सोच रही थी इस बारे में कि कितना उतार चढ़ाव भरा ज़िंदगी रहती है हमारी। और शायद अगर हम केवल चढ़ाव पे रहें ना, मतलब अगर हम उठते उस पायदान पे रहते हैं ना, तो हम कभी पॉज नहीं लेते ज़िंदगी में, है ना। तो वैसी ही कुछ कहानी मेरी रही कि जहाँ से मैं अपने बच्चों के साथ में एक खुशहाल मैरिड लाइफ बिता रही थी, और उसके बाद में जब थोड़ा सा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक पॉज आता है, तब आप अपने बारे में सोचते हो, अपने आप को खंगालते हो कि इसके आगे क्या। तो वो एक पॉइंट मेरी लाइफ में भी आया, और उस पॉइंट के बाद में मैंने संध्या को और खोजने की कोशिश करी कि संध्या और क्या क्या कर सकती है। तो उसमें मुझे ऐसा समझ में आया कि मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव पर्सन रही हूँ। ऐसे लोग कहते हैं कि मैं बहुत क्रिएटिविटी से काम करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ना तन्मय यहाँ पे निर्मल आर्ट सेंटर हुआ करता था। आज मैं बहुत सारे लोगों को याद करने वाली हूँ क्योंकि आपने बात ही ऐसी छेड़ी है। तो उसमें निर्मल आर्ट सेंटर में मैं 7 डेज़ की एक फैब्रिकल की वर्कशॉप हुआ करती थी, पिडलाइट की। मैंने वो ज्वाइन किया और उसको बहुत बखूबी, बहुत पूरे दिल से निभाया। अब आप ये सोचिए कि फर्स्ट टाइम शादी के बाद में, मेरे ख्याल से शादी के उस समय 12-15 साल हो चुके थे मेरे, और उसके बाद में मैं बाहर निकली और मैंने क्लास ज्वाइन करी, और किसी की गाइडेंस में मैंने अपने आर्टिकल्स रेडी करे। वो आर्टिकल्स इतने खूबसूरत रेडी हुए थे कि कंपनी पर्सन्स जो वहाँ पे आए हुए थे ना, वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने तुरंत मुझे जॉब ऑफ़र कर दी कि मैम आप हमारे साथ में काम करेंगी क्या। तो पिडलाइट को बहुत बहुत धन्यवाद, फैब्रिकल ब्रांच को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे किसी लायक समझा, और निर्मल आंटी को तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। तो वहाँ से मुझे टास्क मिला कि मुझे 7 डेज़ की वर्कशॉप करनी है, और उसमें मुझे लोगों को सिखाना है। 7 डेज़ में हमें कुछ 7-8 आइटम्स सिखाने होते थे, आर्टिकल्स उनके कलर्स के साथ में, जिसमें कि ब्रांड प्रमोटिंग होती थी। और शायद वो जो टीचिंग वाला पार्ट है, क्योंकि मैं तो सिंपल ग्रेजुएट हूँ, लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने बताया नहीं अपने बारे में कि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और सिंपल ग्रेजुएट थी। तो कोई ऐसी एजुकेशन तो मेरे पास में थी नहीं। स्टिल मैंने कोशिश करी कि मैं चलो सिखाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे मैं 7 डेज़ में किसी से चीज़ें बनवा सकती हूँ, क्योंकि देखिए बनाना और सिखाना दोनों बिल्कुल अलग अलग टास्क होते हैं। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि लोगों के जहन में, लोगों को सिखाया कैसे जाता है, उनके दिमाग तक पहुँचा कैसे जाता है, ताकि वो अपने आप को आगे, जैसे मैंने अपने आप को आगे निकालने की कोशिश करी, वैसे वो अपनी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा पाए। अब उसमें जो मज़ेदार चीज़ हुई कि मैं बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी, लोगों को शायद मेरी चीज़ें समझ में आने लगी। तो पिडलाइट ब्रांच की तरफ से मुझे जो अपॉइंट हुई, वो यहाँ की जितनी भी आवा सेंटर्स थे ना, वो अपॉइंट हुए। अब वहाँ पे जा कर के मुझे ऐसा लगता था, बड़ा फन पार्ट था, ज़िंदगी का एक बहुत बेहतरीन और खूबसूरत हिस्सा था कि वहाँ जब मैं पहुँचती थी तो बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं आदमी पीपल। तो वो मुझे एक चेयर पे बिठाते थे अपने साथ में, एक पूरा डाइस होता था वहाँ पे खड़े होकर के। तो मेरे सामने आर्मी लेडीज़ वो वाली होती थी जिनके हस्बैंड वॉर पे गए होते थे, जो कि यहाँ पे नहीं होते थे।
है ना। तो उनको टाइम उनका अच्छे से बिताने के लिए वो मुझे कहते थे कि इनको 7 डेज ऑक्यूपाई रखना है, इनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी सिखानी है। अब जब तक मैं उस चेयर पे और डायस पे खड़े रहती थी ना, तब तक वो बेचारे फर्स्ट डे मुझसे बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था कि जैसे ये आर्मी मैम्स हैं वैसे ही ये भी एक मैम है। मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, इसमें मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जब हमारा प्रैक्टिकल वर्क शुरू होता था ना, तो फिर अब मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि मुझे इनके साथ में बैठ के काम करना है, मैं यहाँ से डेमो करके नहीं करूँगी काम। तो वहाँ पे मैं उनके बीच में बैठ करके और मैं बोलती थी उनसे कि देखो मुझे भी ना ब्रश पकड़ना नहीं आता था, लेकिन जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो ना। कलर स्कीम तक नहीं आती थी मुझे कि कैसे बनता है, लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। उन्हें कुछ सहेली सा दिखना लगता था मेरे अंदर, और 5-6 दिन में बड़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो जाती थी। और बिलीव मी बहुत खूबसूरत वो प्रोडक्ट बनाते थे और वो प्यार में हमेशा लेके आती थी। यहाँ से धीरे धीरे एक स्किल डेवलप हो रहा था मेरे अंदर, जो था बोलने का, जो था किसी को समझने का, समझाने का। वो कैसे हुआ वो तो मुझे खुद को भी नहीं मालूम, मेरे ख्याल से वो भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ में चल रहा था। इसके साथ में फिर जब मुझे बहुत अच्छे से बात करना आ गया, समझाना आ गया, अपने आप को व्यक्त करना आ गया, तो मुझे लगा कि मेरे पास में और लोग आने लगे। जैसे कुछ पब्लिशर्स आने लगे, कुछ मेडिसिन कंपनीज फार्मा से आने लगी कि मैम आप जो बोलते हो ना वो लोगों को समझ बहुत अच्छे से आता है, तो आप इसको ना स्कूल्स में और कॉलेजेस में या फिर किसी कम्युनिटी में अगर आप बताएंगी तो इसकी सेलिंग अच्छे से होने लगेगी। मैंने वो भी करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि ये कमीशन बेस्ड काम होता है, कि इसमें कमीशन मिलता है। तो खैर पैसे पे तो मैंने कभी काम नहीं किया पिडलाइट के अलावा, बट ये कि कहीं ना कहीं मैं अपने ध्येय से ना भटक रही थी कि पिडलाइट का काम करते करते कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से गुजरते गुजरते तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा कि वो प्रोडक्ट हाथ में ले करके मैं जब डेमोन्स्ट्रेट करती थी और लोगों को सामने समझ में आता था तो उसकी सेल बढ़ती थी और मुझे बहुत मज़ा आने लगा था। लेकिन इस बीच में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन से रास्ते पे चल रही हूँ। मतलब एक तरफ आर्ट एंड क्राफ्ट चल रहा था, एक तरफ प्रमोशन एक्टिविटीज़ चल रही थी, मैं कहीं ज़िंदगी में कुछ एक्सेल नहीं कर पा रही थी अच्छे से। इसी बीच में जैसे कि सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गाइड आता है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भैया आए, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड थे। उन्होंने मुझे एक बारी रोका और बोला कि तुम किस तरफ चल रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमको क्या करना है, तुम्हें आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, तुम्हें ये प्रमोशन एक्टिविटीज़ करनी है, तुम अपनी जो काबिलियत है वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन वो तुम एक तरफ निकालो। उस समय मेरे बच्चे 10th में आ चुके थे तन्मय। इसी बीच में मैं आपसे भी मिली थी, आपको याद है हमारी मुलाकात को भी मेरे ख्याल से 17 से 18 साल हो गए, 2006 या 7। हाँ जी। और बच्चे जब मेरे 10th में आए तो मुझे लगा कि उनको मुझे समय देना इम्पॉर्टेंट है। मैं आज तारीख तक लोगों से यही बोलती हूँ कि सबसे पहले बच्चों को आप अच्छे से समय दीजिए, उनकी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। लेकिन 10th में फिर मैंने भी ब्रेक लिया इस चीज़ में कि ठीक है मैं अब ये सब काम छोड़ करके और घर पे बैठती हूँ। और घर पे बैठी तो तबीयत ख़राब रहने लगी। अब मैं कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी स्वेलिंग हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब चीज़ें मेरे साथ में कभी नहीं रही, लेकिन ये क्या था, ये खालीपन था। इस खालीपन को जिससे जैसे ही मैंने समझा और उसको भरने की कोशिश करी तो मुझे लगा संध्या कुछ तो करना चाहिए, बगैर काम करे तुम्हारा तो नहीं चलने वाला। तो कुछ उस समय नया नया इंटरनेट आया था, 2010 की बात कर रही हूँ मैं। तो कुछ ऑनलाइन वो आए थे, कॉन्टेस्ट आए थे। LG मल्लिकाई किचन कॉन्टेस्ट आया था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो वो मैंने तुरंत उसको भरा। मैंने कहा चलो कुछ बनाती तो मैं अच्छा थी, क्योंकि मैं क्रिएटिव पर्सन थी, तो मुझे किचन के अंदर कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पसंद नहीं था। मैं हमेशा कोशिश ये करती थी कि बहुत क्विक रेसिपी हो लेकिन तारीफ़ें बहुत ज़्यादा हो। तो उस करके मेरी जो इनोवेटिव रेसिपीज़ होती हैं उन रेसिपीज़ को मैंने कुछ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में भेजा भी, और कुछ जगह जहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस थे, जहाँ पे लाइव प्रेजेंटेशंस थी, वहाँ पे मैं गई भी। तो मल्लिकाई किचन कॉन्टेस्ट उनमें से एक था जिसमें मैंने फर्स्ट लेवल जा कर के मैं बगैर किसी तैयारी के गई थी
और जजेस को वो क्विक रेसिपी बहुत पसंद आई थी, और क्विक रेसिपी के बाद में उनको वो चीज़ें बड़ी पसंद आई थी कि किस तरीके से मैंने उसमें अपना जो एक इनोवेशन था वो डाला था। तो वो फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ, सेकंड लेवल क्लियर हुआ, और मैं मल्लिकाए किचन कॉन्टेस्ट विन कर गई। जब मैं मल्लिकाए किचन कॉन्टेस्ट कर रही थी उसी समय हमारा मास्टर शेफ़ आया था, मास्टर शेफ़ सीज़न 1। तो वहाँ पे वो मेरा मिस हो गया, क्योंकि मैं टीवी पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल भी टेलीविज़न नहीं देखती थी, तो वो मेरा मिस हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने अचीवमेंट पे खुश थी। अब मुझे ये समझ में आ गया था कि कुकिंग में भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एक होता है कि ना बेसिक कुकिंग, अपने घर की कुकिंग करना और उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करना, और हर औरत अपने घर की मास्टर शेफ़ होती है, यही कहा जाता है ना। तो वो चीज़ें चलती रही। फिर उसके बाद में अगेन मैं, आज वो भैया हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा कि देखो अब तुम इसमें बहुत अच्छा काम कर सकती हो, बशर्ते कि तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगी। मतलब अगर केवल फूड लाइन चुननी है तुम्हें, तो केवल तुम फूड लाइन पे ही रहो, और ये बहुत कुछ दे सकता है। क्योंकि मैंने सारे कॉन्टेस्ट, उस समय मैंने कम से कम 8 से 10 कॉन्टेस्ट विन किए, बहुत सारी चीज़ें। मतलब मज़ा आता था कि हर जगह से हैम्पर्स आ रहे हैं, हर जगह वो ऑनलाइन में नाम निकल रहा है। तो मुझे लगा ये लाइन अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना भी नहीं है, आप करो। मेरे साथ में कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा तू इतना अच्छा बनाती है ना, तो हमें बनाना सिखाना शुरू कर, थोड़ा थोड़ा हम तुमसे सीखेंगे। बीइंग अ बनिया फैमिली, हम लोग क्या रिच खाना बनता था, तो मेरी पंजाबी फ्रेंड्स थी सब, तो उन्होंने कहा कि तुम हमें सिखाना शुरू करो। तो वो 3-4 फ्रेंड्स के साथ में मैं एक टूटी हुई टेबल मैंने घर पे देखी, मतलब लिटरली वो टूटी हुई थी, डाइनिंग टेबल बहुत पुरानी, उसके ऊपर अपना गैस स्टोव रख करके और मैंने सिखाना शुरू किया। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा कि तुम सिखा, यस, तो कि तुम सिखा बहुत अच्छे से सकती हो। और फिर भैया क्योंकि एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने ये बात बोली कि संध्या अब टाइम आ गया है कि तुम्हें कुछ शेफ़ ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए बाहर निकल करके कि किस तरीके से कुकिंग क्लासेस होती हैं और क्या। तो नीता मेहता मैम से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे नीता मेहता एकेडमी में एडमिशन दिलाया, और वहाँ पे फिर मैंने चीज़ों को, मैं वहाँ रेसिपी सीखती नहीं थी, मैं केवल ये देखती थी कि किस तरीके से बैक टेबल का मैनेजमेंट होता है, कैसे वो स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करती हैं, कैसे वो रेसिपी को, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ हमें दिन में कवर करनी पड़ती थी, तो किस तरीके से एक रेसिपी पूरी होती है, फिर दूसरी रेसिपी पूरी होती है, तो वो चीज़ें वहाँ से मैं सीख के आती थी। और यहाँ पे मैंने कभी किसी की रेसिपी रिपीट नहीं करी, मैंने खुद की रेसिपीज़ के साथ में उस पर काम करना शुरू किया। बहुत कम पैसों से मैंने काम करना शुरू किया, और एक SMS होता था कुछ जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठे चला जाता था, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, तो वो उस SMS के थ्रू मैं लोगों को मैसेज भेजती थी कि वी आर प्रेजेंटिंग दिस एंड दिस क्लास, और ये टाइम है। और मेरठ में स्माइल एक सेंटर था, निर्मल आंटी थी और एक मेरा था। निर्मल आंटी की जो क्लासेस थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी, मेरी जो क्लासेस थी वो बहुत ज़्यादा बड़े कोर्सेज कराती थी आंटी, और मैं जो कराती थी वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती थी। मुझे लगता था क्विक सिखाओ और काम ख़त्म करो। तो मेरी एक 2 दिन की क्लासेस लोगों को बहुत पसंद आने लगी कि 2 दिन में हम सीख सकते हैं। और एक मेरे पास में सर्टिफिकेट तो आ ही चुका था मल्लिकाए किचन कॉन्टेस्ट का, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा ये सफ़र। और सिखाते सिखाते वो टेबल भी बदला, वो जगह भी बदली, वो लोग भी बदले, और बस मैं आज यहाँ पे हूँ। जितना मुझे ध्यान है आपका अभी रिसेंटली एकेडमी भी स्टार्ट हुआ है। हाँ तन्मय, मैंने एक क्लब भी खोला। मैंने, जब मैं खाली थी, जब मैं कुछ करती नहीं थी, तो मैं कुछ क्लब्स ज्वाइन किए थे। तो मेरे को ना हमेशा ये लगता था कि मेरठ में, या मेरे को कुछ ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए मेरे को कि लोग उसमें आए भी, इंजॉय भी करें और सीखे भी। पता नहीं क्यों क्रिएटिव होने के नाते मुझे हमेशा लगता था टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम बाहर
वॉक भी कर रहे होते थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी नीलू सप्रा भाभी। तो हम लोग ना केवल क्रिएटिव बातें करते थे और ये लगता था चल अच्छा ये बनाएंगे, बच्चे का ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है हम ये बनाएंगे। तो वो क्रिएटिविटी का कीड़ा ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिमाग के अंदर घुसा हुआ था। तो बस वो जो हमने क्लब बनाया उसको भी वो बिल्कुल अपने आप में एक नया क्लब है और अब उसको 15 साल हो जाएंगे चलते हुए। अच्छा। लखनऊ में भी उसकी एक ब्रांच हमने खोली थी, लेकिन कोविड के कारण वो बंद हो गई, फिर मेरा भी जाना बंद हो गया लखनऊ, इसलिए लखनऊ वाली ब्रांच अभी पॉज पे है। वो रीस्टार्ट करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो द फन एंड स्पाइस फूड क्लब के नाम से, द फन एंड स्पाइस जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें फन भी था और स्पाइस भी था, इसीलिए इसका नाम हमने द फन एंड स्पाइस फूड क्लब रखा और इसे स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इसमें 30 लेडीज़ हमारे साथ में जुड़ी, कुछ 3 से 4 हज़ार हमारी मेंबरशिप चार्जेस थे और हम बहुत मेहनत करते थे। कुछ बहुत क्रिएटिव लोग मेरे साथ में थे, उनके साथ में हम पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करके लोगों को सिखाते भी थे। तंबोला जो होता था वो भी फूड से रिलेटेड होता था, जो एक्टिविटीज़ होती थी वो भी फूड रिलेटेड होती थी, जो गिफ्ट मिलते थे वो भी फूड रिलेटेड होते थे, किचन रिलेटेड सारे गिफ्ट्स होते थे हमारे। तो वो क्लब भी हमने किया और एकेडमी तो सपना था, क्योंकि मैंने घर से काम शुरू किया था तो मेरे को मन होता था हमेशा कि एक कोई ऐसी प्लेस हो जो प्रॉपर हो, जो जहाँ पे मुझे सिखा के लगे कि हाँ अब मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है। तो एसएनएस करके मैंने एक एसएनएस कुलिनरी एकेडमी, जो कि मेरी एक स्टूडेंट कम बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी इंसान श्वेता के साथ में मैंने खोला है उसको, वो गंगानगर में है। ग्रेट। अच्छा, अब हम अगर फूड की बात करते हैं, क्योंकि आप फुल फ्लेज्ड फूड में हैं, है ना, आपने कोर्सेज किए भी हैं, आप कोर्सेज करा भी रहे हैं और फूड इनोवेशन आप करते ही करते हैं जैसे आपने बताया। इंडिया की अगर हम बात करें और इंडिया में भी खासकर यूपी की, और यूपी में भी अगर हम मेरठ में हैं तो मेरठ की, आपको मेरठ का फूड कल्चर कैसा लगता है? मैंने बताया जैसे मैं लखनऊ की हूँ तो बहुत आराम से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ कि मेरठ में जो फूड कल्चर है थोड़ा रिच है। यहाँ पे थोड़ा रिच खाना पसंद करते हैं। रिच मतलब? रिच मतलब थोड़ा बटर क्रीम। अच्छा, वैसा वाला रिच। वैसे वाला रिच। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अरोमा के ऊपर वर्क होता है, मतलब वहाँ पे जो खाने में गरम मसाले की और साबुत मसालों के, खड़े मसालों जिनको बोलते हैं हम, उसकी जो खुशबू के साथ में जो ब्लेंडिंग होती है ना, तो वो बहुत फ़र्क है। और कहीं ना कहीं लखनऊ के होने के नाते मैंने वो रिच फ्लेवर और एरोमेटिक फ्लेवर दोनों को मिक्स करके यहाँ पे लोगों को स्वाद चखाया। ओके। अच्छा, आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, सपोज आप कोई भी एक XYZ डिश बना रहे हैं, उसमें आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि टेस्ट और एरोमा, जैसे आपने कहा आप ये दोनों चीज़ों का एक अमेलगमेशन लेकर आते हैं उसमें, तो बेसिक क्या चीज़ आपके दिमाग में होती है? मैं एक एग्जांपल लूँगा। सपोज आप बहुत ही बेसिक सी चीज़, कोई भी एक वेजिटेरियन डिश ले लीजिए, सपोज पनीर की कोई डिश ले लीजिए, शाही पनीर ले लीजिए, कढ़ाई पनीर ले लीजिए। मेरे ख्याल से इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं थ्रू आउट द कंट्री। आप ये कैसे इंश्योर करते हैं अपने डिश में कि वो चखने पे एग्जैक्टली पता चले कि हाँ ये संध्या जी ने बनाई है? ये मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए मतलब बहुत क्यूरियस रहते हैं कि मैम आपके, मतलब मेरा एक नियम है कि मैं बनाते समय चखती नहीं हूँ कभी भी। मुझे बस ऐसे लगता है कि जो भी मैं बना रही हूँ वो पहले भोग लगेगा, प्रसाद की तरीके से होना चाहिए। और खाने को अगर सच में प्रसाद की तरीके से बनाया जाए ना तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। खैर चलिए, सिखाना तो एक बिल्कुल अलग की बात है। हाँ, तो मेरे स्टूडेंट्स को वो जो एक्यूरेसी होती है ना, बैलेंसिंग होती है मसालों की, जो दिख रहा होता है कि गरम मसाला इसमें कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसमें चीज़ें ज़्यादा पड़ी हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रीम है या आपका जो बटर का कंटेंट है वो उसको मैनेज कर लेता है। तो मतलब आपके हिसाब से कोई खास इनोवेशन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड बैलेंसिंग। राइट राइट। आपकी कोई फेवरेट डिश जो आपने अब तक बनाई है और जो ऑल टाइम फेवरेट रही है स्टूडेंट्स में? ढाबा पनीर। ढाबा पनीर? हाँ,
ओके। ढाबा पनीर एक्चुअली सुखदेव के ढाबा और नॉर्मल में कभी भी कहीं ट्रैवल करते थे तो हम ढाबा फूड बहुत पसंद करते हैं। और टेस्टी भी होता है। हाँ टेस्टी भी होता है, और वो पनीर कुछ डिफरेंट होता है, वो स्मोकी फ्लेवर के साथ में, उसके अंदर लेस स्पाइसेस येट वेरी टेस्टी। तो मुझे हमेशा से ये था कि ये कैसे बनता है। वो 4-5 बार खाने के बाद में मैं उस तक पहुंची, और वो इतनी इजी रेसिपी है तन्मय कि वो जितनी बार भी बनाती हूँ आई स्वेयर, मतलब सारे स्टूडेंट ही बोलते हैं यार मतलब इसमें कुछ भी तो नहीं पड़ा हुआ है, बट ऐसे लगता है कि क्या 5 स्टार की रेसिपी है। तो वो रेसिपी मेरी एक ऑल टाइम फेवरेट है, बड़ी क्विक है। अगर मैं किसी के घर जाती हूँ और वहाँ पे कुछ भी नहीं अवेलेबल होता है और कोई कहता है कि संध्या तुम्हारे हाथ का कुछ खाना है, तो मुझे लगता है ढाबा पनीर इज़ द बेस्ट पनीर। ये मैं क्विकली बहुत जल्दी बना सकती हूँ और सबको बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा, हम पनीर की बात कर रहे हैं तो पनीर पे आजकल एक कंट्रोवर्सी हुई है कि जो रिपोर्ट्स भी आती हैं, सब चीज़ें आती हैं कि भाई 90% पनीर जो है वो इंडिया में इस समय नकली मिल रहा है। आपका क्या टेक है? मतलब ये खाली एक दिखावे के लिए है जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, या एक्चुअल में ऐसा है कि भाई 90% पनीर नकली ही आ रहा है या कैसे आप उसको? ये ऐसा है क्योंकि मतलब मुझे तो बहुत अच्छा पनीर सप्लाई हो जाता है, जो बहुत अच्छी डेयरीज़ हैं यहाँ पे जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करती हूँ। मेरे फादर इन लॉ चीफ फूड इंस्पेक्टर रहे हैं, तो आप उसका आशीर्वाद कह लीजिए कि मुझे तो हमेशा प्योर प्रोडक्ट्स मिले हैं, चाहे घी, दूध और पनीर मेरे घर में हमेशा बहुत अच्छा आया हुआ है। तो पनीर में है प्रॉब्लम तो है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स का मैं रिवर्ट सुनती हूँ तो वो कहते हैं जो स्वाद यहाँ पे आता है ना पनीर में, जो सॉफ्टनेस यहाँ पे हमें देखते हैं, हम कहीं से पनीर खरीदते हैं मैम, वो पनीर में टेस्ट नहीं आता है। तो मिलावट का तो ज़माना है, और यही एक कारण है तन्मय कि लोग वापस से अपने घर के खाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण ही इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतनी चीज़ें, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आज देखो आप, छोटे छोटे बच्चों को माइग्रेन्स होने लगे हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है उनको हाथों पैरों में दर्द हो रहा है। हमें मालूम ही नहीं है कि माइग्रेन होता क्या है, मतलब इतने बड़े हो गए, हाथों पैरों में दर्द अब होना शुरू हुआ है। उससे पहले दर्द क्या होता है ये पता ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं खाने की कमी तो है ही, न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, तो उसका बेसिक फ़र्क तो है, मिलावट का ज़माना है। अच्छा, अगर हम एक बेसिक इंग्रेडिएंट की बात करें खाने में तो दैट इज़ गरम मसाला, जो करीब करीब पड़ता ही है सब में। गरम मसाले का बहुत सारी वैरायटी होती है। अगर हम एक पाकिस्तान से लेके चलते हैं, इंडिया से लेके चलते हैं, अफगानिस्तान पे चलो, जिसको हम सिल्क रूट बोलते हैं, उस सिल्क रूट पे ही अगर हम चलते हैं तो गरम मसाला हर पैदान पे अपना उसमें कुछ कंपोनेंट्स कुछ डिलीट होता है, कुछ वो होता है। आपको सबसे बढ़िया एक तो कौन सा लगता है, नंबर 1, और नंबर 2 ये जो डिफरेंस है इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? गरम मसाले में कुछ लोग ना धनिया, जो सूखा धनिया होता है, उसका कंटेंट ज़्यादा डाल देते हैं। कायदे में तो पड़ना ही नहीं चाहिए, राइट। लेकिन मैंने बहुत लोगों का देखा है कि वो धनिया मात्रा भी उसमें होता है, एंड मार्केट वाले में भी आपको धनिया, वो तो 70% धनिया होता है, राइट, है ना। और धनिया, सूखा धनिया का अपना एक अलग बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। इवन हरे धनिए का भी मैं आपको बताऊंगी, एक अपना अलग बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। बट गरम मसाले में सूखे धनिए का तो 1 चम्मच का ही यूज़ होता है, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं होता है। अब हम अगर डिफरेंस की बात करेंगे, कैसे डिफरेंस होते चला जाएगा या फिर मुझे कौन सा पसंद है, तो अगर आप गरम मसाले के अंदर थोड़ा सा कबाब चीनी मिला देते हैं, थोड़ा सा खस की जड़ मिला देते हैं और पान की जड़ मिला देते हैं, तो वो इतना फ्लेवरफुल आपका गरम मसाला बनता है ना, मुगलई हो जाता है, जो रॉयल किचन में यूज होता है। और उसके साथ में अगर आप उसको ऊपर से भी स्प्रिंकल करोगे ना गरम मसाले को, और ढक दोगे रेसिपी को, तो वो खुद में अपने आप का अरोमा पूरा उसके अंदर रेसिपी में दे देता है। क्योंकि शाहजहां की किचन में ये सबसे पहली बार इनोवेट हुआ था। एक गरम मसाला है, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, जो कश्मीरी वाजवान में यूज होता है, कुछ कुछ यूज होता है अफगानिस्तान में। जो हम पुलाव बनाते हैं उसको वो लोग पुलाव बोलते हैं, है ना, वो उसमें गुलाब के पत्ते यूज करते हैं, ड्राइड रोज पेटल्स, देसी गुलाब, हाँ देसी गुलाब।
तो नॉर्मली और कहीं यूज नहीं होता, तो उसका एक्चुअल में क्या इफेक्ट आता है टेस्ट पे? अगेन मुगलाई आपका मतलब जो टेस्ट में इफेक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें जो खुशबू बढ़ती है अरोमा में, उसमें फ़र्क आता है और 100% आता है। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी मसाले में अगर चांस की बात है कि आपके पास में सूखे गुलाब के पत्ते नहीं हैं और आपने उसमें नहीं डाला, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। ऐसा लगता है कि आज मसाले में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। वो है ऐसा है। हर मसाला और इस तरीके का मसाला अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है, और खाने में सिर्फ मसालों का भूनना, किस समय राइट चीज़ पड़नी है। अब मैं अक्सर सिखाती हूँ कि हम जैसे ऑयल डालते हैं, ऑयल हमारा एक टेम्परेचर पे आता है, उसके साथ में फिर हमने उसके अंदर प्याज डाला। प्याज से पहले जो लोग अच्छा, प्याज के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं कि आपको चॉप करके डालना है, कि आपको घिस के डालना है, आपको पीस करके डालना है, आपको उबाल करके डालना है, उबाल के पीस करके डालना है। हर एक का फ्लेवर चेंज हो जाने वाला है। लेकिन हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि एक रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाने में और एक फ्लेवरफुल खाना बनाने में केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा जा रही है मात्रा में। मतलब जैसे अगर अनियन क्वांटिटी है तो नेचुरली वो ज़्यादा ही जाएगा। उससे पहले आपने वो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें डाल दिया, तो जब तक वो प्याज भुनेगा ना, तब तक तो आत्मा कलप लेगी उसकी। अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। राइट। तो हमेशा अदरक लहसुन को जो डालना होता है, जो पेस्ट है, पेस्ट फॉर्म में आप रेडीमेड तो मत ही यूज़ करो, आप घर का ही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है प्रिजर्वेटिव्स से बचने के लिए। तो उसमें आप जब प्याज भुनने के बाद में आप डालते हो तो आप 100% मान के चलो, मेरे सारे स्टूडेंट्स ये बात बोलते हैं, इनफैक्ट जो खाना खाता है, कि तुम्हारे खाने में एक एक फ्लेवर को हम समझ सकते हैं कि कब कौन सा फ्लेवर आ रहा है मुंह के अंदर, आपको टेस्ट आ रहा है। तो जो सही खाना बनाने का तरीका है वो ये है कि आपने जो भी उसके अंदर डाला है ना, उसके फ्लेवर्स कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होने चाहिए। वो सारे के सारे आपके पैलेट पे आने चाहिए कि हाँ, टेस्ट पैलेट पे कि ये हमने इसमें डाला है और वो सामने वाले को समझ में आ रहा है। अभी हम ऑयल की बात कर रहे थे, तो मेनली जो कुकिंग है हमारे यहाँ डीप फ्राई होती है, बहुत ज़्यादा भूनते हैं। कौन सा ऑयल आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट है इंडियन कुकिंग के लिए, खासकर रॉयल कुकिंग के लिए? क्योंकि एक तो आजकल बड़ा प्रचलन में है कि रिफाइंड नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको देसी घी नहीं लेना चाहिए, रिफाइंड लेना चाहिए, आपका हार्ट सही रहता है। रिफाइंड में भी आपके पास बहुत सारी वैरायटी है, आप पे ग्राउंडनट भी है, आपके पास सनफ्लावर भी है, फिर आपका बीच में कैनोला भी आया था, अब शायद बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता। आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है राइस ब्रांड का, है ना। राइस ब्रांड में क्या है कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि भाई 70% एब्जॉर्ब कम होता है, तो आपके यहाँ इनटेक कम होता है, आप कितना भी भून लें, है ना। दूसरा, उसका जो टेम्परेचर है, जो हीटिंग टेम्परेचर है, वो 600 डिग्री से ऊपर होता है, तो आप उसको 3 बार यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली एक बार डीप फ्राइंग वाला यूज़ नहीं होना चाहिए, है ना। आप कौन सा यूज़ करते हैं और क्यों? राइस ब्रांड अच्छा ऑयल है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल कुकिंग की बात करूं तो पीली सरसों जो है ना, अपने यहाँ की पीली सरसों का जो तेल है, दैट इज़ द बेस्ट तेल। नेचुरली वो तेल हम अपने बेकिंग में यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं अपना बेकिंग पार्ट जो है उसमें ज़्यादातर मैं राइस ब्रांड ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। टेस्टलेस भी होता है, टेस्टलेस होता है, ब्लेंड होता है, मतलब कोई उसमें फ्लेवर नहीं होता, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो पीली सरसों का तेल है वो तो गजब करता है। और देसी घी के बारे में बोलूँगी तो देसी घी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, आप उसके साथ में भी खाना बना ही सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप केटरर्स की बात करें या फिर देसी घी के प्योर खाने की बात करें, तो हम लोग भी यही करते हैं कि खाने को तो तेल के साथ में ही बनाया जाता है, लेकिन आपको ऊपर से वो देसी घी अगर आप डाल देते हो तो वो पूरा प्रॉपर देसी घी की खुशबू देता है और उतने नुकसान भी नहीं होते हैं। खासकर जैसे जैन फूड वगैरह ये सब तो उसी में बनता है। हाँ, क्योंकि प्रॉपर देसी घी के अंदर खाना नहीं बन सकता। अगर आप ये कहो कि प्रॉपर देसी घी के साथ, क्योंकि देसी घी टेंड्स टू बी थोड़ा सा थिक, तो वो ग्रेवी को कहीं ना कहीं वो सेपरेट कर देगा पानी और उसके साथ में मसालों के साथ में, तो आपको तेल और घी की ब्लेंडिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप उसकी कुकिंग जो करें वो ऑयल के साथ में करें और ऊपर से जो तड़का लगाते हैं वो देसी घी के साथ में लगाएंगे तो फ्लेवर आपको पूरा मिलेगा। यानी आपका कहने का मतलब है, जैसे
हमारा शाही पनीर है या जो वाइट ग्रेवी वाली डिशेस होती हैं, मगर वो तो पीली सरसों में नहीं अच्छी लगेंगी। पीले सरसों का टेस्ट ओवरपावर नहीं करेगा वो? आप उसको मक्खन के साथ में बना सकते हो। आप उसको देखिए, ये जो आपने बताई दोनों सब्जियां, इसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल ही नहीं होता है। इसमें क्रीम का मेजर रोल होता है, क्रीम दूध इसका मेजर रोल होता है। तो आप ज़रा सा मक्खन या ज़रा से देसी घी के साथ में, 1 चम्मच देसी घी के साथ में भी शाही पनीर बहुत आराम से बना सकते हो। उसमें केवल शाही पनीर में जो ब्लेंडिंग होती है ना, वो आपके जो फ्लेवर्स आपने डाले होते हैं ना, वो टमाटो प्यूरी के साथ में उसकी ब्लेंडिंग होती है और उसका ही फ्लेवर निकल के आता है। तो लोग जो बोलते हैं ना कि मतलब खाने में ऑयल पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नहीं, आपको प्याज भूनते समय केवल उसको खुले तेल में भूनना होता है। मतलब थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं और उसको भी हम निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल करके उसका हम रोगन बना सकते हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा खाने में तेल का रोल है नहीं इतना। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जहन में बहुत टाइम से रहा है, जब भी मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ खाना या चैनल्स देखते हैं फूड से रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में हमेशा आता है, बहुत सारी डिशेस जो है ना वो सेट हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम, जैसे अभी हमने बात भी की थी कढ़ाई पनीर, पनीर मिक्स्ड विद कैप्सिकम, बाकी अनियन वनियन जो डलता है, तो ये क्या ज़रूरी है कि आपको कढ़ाई पनीर में कैप्सिकम डालना ही है? ये हम इसी चीज़ को क्यों फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से ही? देखो, मुझे लगता है कि मतलब जितनी मेरी नॉलेज है कि एक रेसिपी का ना कोई बेस होता है ना। तो उस बेस के लिए हम उसको कढ़ाई पनीर के साथ में, तो आप कैप्सिकम हुआ और मोटा कटा हुआ प्याज हुआ, खड़ी मिर्चें हुई, खड़ी धनिया हुई, ये तो आप बेसिक तड़के के साथ में ले सकते हैं। लेकिन पनीर की जगह हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैं अक्सर करवाती हूँ कि पनीर अगर इंटॉलरेंस है, नहीं खा सकते हैं, तो आप पनीर की जगह उसमें बेबी कॉर्न्स यूज़ कर सकते हैं, आप मशरूम यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें चाप यूज़ कर सकते हो। तो वो कढ़ाई की वैरायटीज़ बनती चली जाती है। तो कढ़ाई मसाले की अगर बात करें ना, दैट इज़ चॉप मसाला। अब जो चॉप्ड मसाला है ना, उसके साथ में अगर आप खड़ी वेजिटेबल्स थोड़ी सी डालेंगे ना, तो उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है उसमें। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा है कि आजकल लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है और लोगों को बहुत जल्दी चाहिए हर मेजर चीज़, क्वेश्चन है ना? यूएसपी है मेरी क्लास की कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, काम उस तरीके से करो कि बस काम बहुत जल्दी हो जाए और तारीफें ढेर सारी मिल जाए। तो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास में आते हैं वो ज़्यादातर यही सीखने के लिए आते हैं कि बहुत जल्दी, जैसे जो दाल मखनी को 36 घंटे पकाया भी नहीं जाए, हार्डली 1 से 1.5 घंटे पकाएं हम उसमें, और उसमें टेस्ट 36 घंटे वाला आ जाए, तो किस तरीके से वो हो, यही सिखाते हैं। और ये जो आपने बोला ना तन्मय, इसके लिए तो ये तो बहुत मतलब सच में मेजर प्रॉब्लम है। वो औरों की क्या बोलूँ, मेरी खुद की भी प्रॉब्लम है कि अगर क्लासेस में मैं बिज़ी हूँ या क्लब्स में मैं बिज़ी हूँ या कोई और मेरी अगर इंगेजमेंट्स हैं, तो उसमें मैं खाने को कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि घर में खाना तो बनाना एक बेसिक ड्यूटी है ही, चाहे आपके पास में कुक्स हैं या कुछ भी हैं। तो उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं जो आप करके रख सकते हैं पहले से। अदरक मिर्ची बारीक चॉप करा हुआ होना ही चाहिए एक फ्रिज में। एक अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना मैं बताती हूँ, वो रखिए आप घर में बना करके। प्यूरे रखिए आप रेडी बना करके घर में। ये सब मैं, प्यूरे को आप प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? अगर प्यूरी को अगर हम बात करें तो विदाउट प्रिजर्वेटिव बहुत आसानी से वो प्रिजर्व हो सकती है। उसके लिए हमें लेने हाइब्रिड टमाटर, है ना, हाइब्रिड टमाटर जिसको पहाड़ी टमाटर भी बोलते हैं, जो ज़्यादा लाल होते हैं, बड़े होते हैं, हाँ, ओब्लॉन्ग शेप के। बेसिक फ़र्क ये होता है देसी और उसमें कि उसके अंदर थोड़ा सा जो फ्लैश पार्ट होता है ज़्यादा होता है, और उसके अंदर देसी वाले में हमारा पानी पार्ट जो होता है, वाटरी जूस पार्ट ज़्यादा होता है ना। तो हमें इसलिए देसी टमाटरों से अगर हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो बेसिक फ़र्क यही बहुत बड़ा आ जाता है कि वो हाइब्रिड टमाटोज़ के साथ में नहीं बना हुआ है। इसको सिंपल आप बॉईल करो हल्का सा कट लगा करके, और जब आपका वो स्किन पील होने लगे तो स्किन को हटा करके आपको उसको ब्लेंड करके मिक्सर में और छान लेना है। तो लोग उसको प्यूरी बोलते हैं,
मैं कहती हूँ इसको प्रिजर्व करना है ना अगर आपको, तो जो आपने जो स्ट्रेन किया, जो निकला हुआ है, जब आपने छान लिया है, उसको एक बारी फिर से पकने के लिए रख दीजिए। तो क्या होगा कि वाटर कंटेंट जितना भी होगा ना वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब आपके पास में आपको एक प्लेट टेस्ट कर लीजिए। प्लेट टेस्ट के लिए आपको एक प्लेट लेनी है और स्पून से उसमें प्यूरी थोड़ी सी रखनी है। अगर वो पानी अलग नहीं हो रहा है उसका, तो यानी कि आपकी थिक आपकी टमाटो प्यूरी रेडी हो गई और आप इसे स्टोर कर सकते हो फॉर अ मंथ। आप फ्रीज़र में रख सकते हो। आपको जब भी यूज़ करना है तो आप उसे निकालिए, उसे थॉ करिए और यूज़ करिए। ओके। तो अच्छा, हमारे यहाँ खाने में ना जब तक मीठा ना हो तब तक लोगों को मज़ा नहीं आता। एंड एक सेकेंड मैं बीच में फिर से बोलूँगी आपको कि ये जो खाने के मैंने बताया क्विक खाने का जो है, इसमें कई सारी ग्रेवीज़ भी हैं। तन मैं सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जिसमें टमाटो ग्रेवी है। एक तो टमाटो प्यूरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टमाटो ग्रेवी की बात कर रही हूँ। रेड, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट इस टाइप की जो ग्रेवी रेड ऑरेंज नहीं, हम एक तो टमाटो ग्रेवी सिखाते हैं, एक चॉप ग्रेवी जिससे हम कढ़ाई पनीर जैसी सारी चीज़ें बनाते हैं, और एक वाइट ग्रेवी। ये तीनों ग्रेवीज ही बेसिक 3 ग्रेवीज होती हैं जिनकी ब्लेंडिंग से आप तमाम सब्जियां बना सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में भी शायद रेस्टोरेंट में भी यही 3 की प्रिपरेशन होती है। तो ये 3 की बेसिक प्रिपरेशन करके अगर आपने अपने फ्रिज में फॉर अ वीक स्टैक कर लिया है या फ्रीज़र में फॉर अ मंथ स्टैक कर लिया है, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आप बहुत आसानी से इनको ब्लेंड करके आपस में विद इन 5 मिनट, नो खटखट, नो कटिंग पटिंग, और आप आराम से चीज़ें बना सकते हो। तो ये एक स्मार्ट कुकिंग है। मार्केट में जिस तरीके से रेडी टू यूज़ पैकेट्स आ रहे हैं, उनको ना यूज़ करके आप अगर अपने घर में थोड़ी सी मेहनत वीकेंड्स पे कर लेते हो तो वो ज़्यादा इजी है और आप फ्रेश खाना खा सकते हो विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। क्योंकि उनमें तो शायद प्रिजर्वेटिव बहुत होता है। उनमें तो प्रिजर्वेटिव्स ना कहते हुए भी होगा ही होगा नेचुरली, वरना प्रिजर्व कैसे रहेंगे इतने राइट। टाइम तक। ऐसे ही अदरक लहसुन में भी होता है। आप मार्केट का अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करते हो तो आप देखो उसके अंदर, आप कभी रॉ खा के देखिए, उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत होता है, विनेगर कंटेंट भी बहुत विनेगर भी बहुत होता है। तो आप उसको खाओगे तो आपको लगेगा कि कुछ है तलखाहट सी। आप एक रेशो लीजिए ना, आप अदरक को बगैर पील करा हुआ लीजिए, धो लीजिए अच्छे से, और मतलब मेरा एक रेशियो है, मैं स्टूडेंट को सिखाती हूँ, 60% हमने इसमें लहसुन का लेना है और 40% हमको अदरक का लेना है। और इन दोनों चीज़ों को ही बगैर पील करें आपको बस केवल अच्छे से खुले पानी में वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आप इसे किसी भी किचन टाल पे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दीजिए, एंड देन पीस लीजिए। आपको लहसुन छीलना भी नहीं है, आपको अदरक को छीलना भी नहीं है। बस अदरक जहाँ से थोड़ा सा मुड़ा होता है, जहाँ पे वो मिट्टी बाट कलेक्ट हो जाता है, उसको अच्छे से साफ करना है और आप पीस के रखिए। इससे ज़बरदस्त और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। आप इसको घर में रख सकते हैं और फॉर अ वीक, फॉर 10 डेज ये भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ओके, ग्रेट। अच्छा, जो सवाल मैं पूछ रहा था, हमारे हमेशा खाने की जब हमारा कोई भी खाना ख़त्म होता है तो हमेशा मीठे का चलन है। हमारे क्या सब जगह ही है, मगर मीठे में आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी दोबारा से आ गई है, बहुत है ना, कि एक तो वाइट चीनी नहीं खानी चाहिए, जबकि मिठाइयाँ चीनी की बनती हैं। हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो चीनी की बनाएंगे, सिरप बनेगा तो चीनी का बनेगा, चाशनी बनेगी तो चीनी की बनेगी। हालांकि चाशनी तो अब गुड़ की भी लोग बनाने लगे हैं। और एक ऑल्टरनेटिव और आया है, पाम जागरी। पाम जागरी आजकल मोलासेस भी हैं। पाम जागरी आजकल लोग वो खजूर का गुड़ लेने लगे हैं। खजूर की मिश्री आजकल आने लगी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या वास्तव में शुगर इतनी ही हानिकारक है? क्योंकि शायद हम तो बचपन से अपने एंसेस्टर्स को भी चीनी ही खाते आ रहे हैं। उस समय तो ना तो ये पैम जैगरी हुआ करता था, ना ये सब होता था, वो तो चीनी होती थी और हमसे वो ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। लाइफस्टाइल तन में हम लोगों का लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है ना। जो पहले पुराने हमारे बुजुर्ग थे, वो दूध, दही, घी, मक्खन, चीनी, उनको सब कुछ हजम था। अब जो लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, जिसमें वर्कआउट करने के लिए तो हम वर्कआउट करते हैं कि हाँ हमें,
लेकिन नॉर्मल हार्ड वर्किंग जो पहले लोग किया करते थे वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म तो हुई हैं। तो नेचुरली जो चीनी जैसी चीज़ है या घी जैसी चीज़ है जो कि इतनी नुकसान नहीं करती थी लेकिन फिर भी अब सबको नुकसान करने लगी है कि हाँ बंद होने लगा है कि आप चीनी नहीं खा सकते और ये नहीं खा सकते। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में। मीठा सबको ही पसंद होता है। आप मतलब लेकिन अगर मैं गुड़ और उसके ऊपर बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं रखती। मुझे लगता है आप लिमिट में खा लो, आप चीनी भी खा सकते हो, आप सारी चीज़ें भी खा सकते हो, बट उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए। मुझे हमेशा ये चीज़ लगती है और ये मैं पूछना भी चाहता था क्योंकि आप इस फील्ड में हैं। आप चीनी ले रहे हैं, शुगर केन से बनती है। एग्जैक्टली आप गुड़ ले रहे हैं, शुगर केन से बनता है। तो चीनी नुकसानदेह क्यों है और गुड़ क्यों नहीं है? मैं यही कहने जा रही थी कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं और आप केवल अपने मन को सेटिस्फाई कर रहे हो कि आपने चीनी व्हाइट शुगर नहीं खाई और आपने उसकी जगह गुड़ खा लिया, बस शायद थोड़े केमिकल का फर्क हो गया प्रिजर्वेशन का। मतलब एक जो प्रोसेस होता है आप प्रोसेस ही तो खत्म कर रहे हो, अदरवाइज जो आपका जो एंड प्रोडक्ट जो है उसको खत्म कर रहे हो आप। लेकिन जहाँ से वो चल के आ रहा है वो तो सेम ही है। तो मैं उन सब चीज़ों से ताल्लुक नहीं रखती। हाँ, आप अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स हैं तो आप बेहतर है कि कोई अच्छा आप डेट से बनी हुई कोई मिठाई खा सकते हैं, है ना, या फिर आप जो फल हमारे मीठे होते हैं, बहुत अच्छे मिठास वाले फल होते हैं, उनके साथ में आप कुछ भी बना सकते हो, उनकी ब्लेंडिंग करके आप बना सकते हो। बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो अपने मीठे के साथ में अगर आपको लगता है कि चीनी नुकसान कर रही है आपको। और चीनी के नुकसान करने की केवल एक ही वजह है कि उतना कैलोरीज़ का बर्न नहीं करना, उतना वर्कआउट नहीं करना, मतलब उस तरीके की लाइफस्टाइल। मेन तो लाइफस्टाइल है और मुझे लगता है कि उस लाइफस्टाइल से तो कोई ही अछूता रहा होगा। मैं भी उसमें से ही हूँ। मुझे भी लगता है कि चीनी खा करके मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेचुरली लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। क्या स्वीट डिश का कोई ऑल्टरनेटिव है? स्वीट डिश के अल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताया ना कि आप डेट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो। नहीं रहेगा तो स्वीट डिश ही ना। हाँ, रहेगा तो स्वीट डिश ही। भाई अगर आप ग्लूकोज स्पाइक की बात करेंगे तो वो तो होगा ही होगा। हाँ, आजकल देखो ना आप मार्केट में बहुत सारे शुगर फ्री कंटेंट्स आ रहे हैं, केमिकल्स होते हैं, बिल्कुल केमिकल्स हैं। मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी उसकी जगह आप एक स्मॉल पीस ऑफ क्रेविंग हटाने के लिए ना मीठे का खा सकते हो। आप आराम से ले लो, मत खाओ आप ज़्यादा। बट ये शुगर फ्री जैसी चीज़ों पे तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं रखती। शुगर फ्री आइसक्रीम्स आ रही हैं, शुगर फ्री चॉकलेट्स आ रही हैं। शुगर फ्री है क्या एक्चुअली? आपने स्टीविया के फॉर्म को भी बिगाड़ दिया। आप स्टीविया जो ले रहे थे उसको भी आपने बिगाड़ दिया। तो मीठे का रिप्लेसमेंट तो कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं है। अदरवाइज आप एक लिमिट में ले सकते हो। आप एक लिमिट में ले सकते हो एज पर योर बॉडी स्ट्रक्चर, एज पर योर हेल्थ। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड यूटेंसिल्स को लेके भी काफ़ी आने लगा। बीच में एक मुहिम चली थी कि माइक्रोवेव्स नहीं यूज़ होने चाहिए, फिर बाद में उसका कॉन्ट्रडिक्शन आया कि नहीं माइक्रोवेव में कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज भी ध्यान है कि हमारे एक इवेंट में एक डॉक्टर ने स्टेज से कहा माइक्रोवेव में अगर आप बना रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर उससे शायद एक साल बाद बात ये हुई नहीं अब वो रिसर्च आ गई है कि माइक्रोवेव सेफ है ना। ये तो माइक्रोवेव की बात हुई। अब हमारे जो यूटेंसिल्स हैं, हम एल्युमिनियम में, शायद बचपन से हम एल्युमिनियम में ही खाते आ रहे हैं, है ना, या बहुत पहले कभी लोहे के बनते होंगे जो कास्ट आयरन होता था, है ना। अगर हम रॉयल किचन की बात करें तो वो पीतल या कॉपर में बनाते थे। तो आप किसे प्रेफर करते हैं? भाई नॉन स्टिक को तो हटा ही दीजिए, वो तो गलत मुझे तो लगता है ये सब चीज़ें ना जो आपने बताया अभी मुझे, ये स्कैम्स होते हैं सारे। जो प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना होता है ना, उस पर इतना फोकस कर दिया जाता है कि तो मुझे समझ में नहीं आता है। अभी आपको मैं छोटी सी बात बताती हूँ ऑलिव ऑयल के लिए। बीच में आपने देखा होगा सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होकर के सबको ऑलिव ऑयल खरीदना है। ऑलिव ऑयल है क्या, आप समझ तो लो पहले उसको। तो मैं कहती थी वाई ऑलिव ऑयल? आप कम क्वांटिटी में सरसों का तेल भी खा सकते हो। कच्ची घानी का जो मतलब जो हमारी सरसों के तेल का क्या होता है, वो कच्ची जो सरसों होता है उसका जो फर्स्ट प्रेस होता है उसको हम कच्ची घानी कहते हैं। तभी उसके अंदर धुआं निकलता है थोड़ा सा, और उसी का फॉर्म जो है वो पीली सरसों का हो गया। सेम ऐसे ही फर्स्ट प्रेस जो हमारा ऑलिव्स का होता है, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि इतना तलकाहट वाला होता है और सबसे अच्छा वही होता है।
है ना। सेकेंड टाइम जब वो प्रेस किया जाता है तो सेकेंड प्रेस ऑफ ऑलिव ऑयल इज पॉमेस ऑयल, जिसको आप स्टर फ्राइंग में खा सकते हैं। ये सारे जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज के आए हुए ऑयल्स हैं। और थर्ड जो ऑयल होता है वो होता है हमारा प्योर ऑलिव ऑयल, दैट इज इक्विवेलेंट टू अपना रिफाइंड ऑयल। तो मैं तो कहती हूँ उसको तो यूज ही मत करो, क्यों आप इतना महंगा ऑयल खरीद रहे हो। तो लेकिन लोग ना नहीं समझते, उनको लगता है कि ऑलिव ऑयल फायदा करता है ना, ऑलिव ऑयल खाएंगे अब मोटे नहीं होंगे। अगर आप लिमिट में खा रहे हो ना तभी आप मगर इसी चीज में ना मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि बेसिकली रीजन वाइज ना हमारी जेनेटिकल कोडिंग जो होती है, हमारी जो इंडियंस में की अगर हम बात करें तो हमारी जो जीन्स हैं वो कायदे में ऑलिव ऑयल के लिए है भी नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पे जब ऑलिव ऑयल को आप ज़्यादा गर्म कर दोगे ना तो फिर उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू तो सारे खत्म हो जाने वाले हैं। और ये वेस्टर्न कल्चर की बात मैंने कही तो वो इसलिए ही करी कि वेस्टर्न कल्चर में आपका जो कुकिंग होता है वो ज़्यादातर माइक्रोवेव्स में होता है। हमारे इंडियन में तो हम जब तक उसमें धुआं नहीं निकलेगा, उसमें तड़का में छुन की आवाज़ नहीं आएगी, तब तक हमारा तड़का नहीं पूरा होगा और तब तक वो ऑलिव ऑयल का काम हो लेता है। तो गो फॉर फिर अपना देसी घी एंड नॉर्मल ऑयल ना, तो आप उसको यूज़ ही मत करिए। एंड बर्तनों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही कहा आपने, नॉन स्टिक तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यूज़ करिए उसको, घर में लेके आइए, कितनी भी अच्छी आजकल उसमें लिखा हुआ आने लगा है 7 लेयर ऑफ 3 लेयर्स कोटिंग, 7 लेयर कोटिंग ऐसे आने लगा। लेकिन नॉन स्टिक तो आपको बताऊं, मेरे पास में भी 2-4 बर्तन हैं, सारे काम वालियों को दे दिए उठा करके कि भाई इससे बेच बाच लेना, तुम लोग यूज़ मत करना। वो भी कि उसमें तो ब्लैक आपको कोटिंग हटती है। अब आप खाना बना रहे हो, ब्लैक कोटिंग आपके खाने के साथ में आप अंदर आपके पेट में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, तो वो कहाँ पे क्या चीज़ कर रहा होगा ना, तो आपको ये सोचना चाहिए। एंड देन बेस्ट है अपना आजकल वो कास्ट आयरन के बर्तन आने लगे हैं। आप देखो स्लो कुकिंग के लिए आपके पास में मिट्टी के बर्तन आ रहे हैं आजकल, तो बेस्ट बर्तन है, इतनी जल्दी कुकिंग होती है उसके अंदर और बहुत देर तक गर्म भी रहता है, आपको उसको माइक्रोवेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। और स्लो कुकिंग मतलब ये कि धीमी आंच के ऊपर अगर आप बनाते हो उसको तो बहुत अच्छे से मिट्टी गर्म होने के बाद में वो खाने को पका देती है विदाउट उसका कोई भी न्यूट्रिएंट को खराब करे हुए। और शायद टेस्ट भी बेटर आता है, टेस्ट भी बहुत बेहतर आता है इसका। तो नॉन स्टिक को तो मैं बिल्कुल बिग नो मेरी साइड से। तो हाँ, 1-2 बर्तन हैं मार्केट में, जैसे कास्ट आयरन आया हुआ है, वैसे हार्ड एनोडाइज्ड आया हुआ है, उसमें आप स्टील का करछी चला सकते हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, वो बर्तन अच्छे हैं। तो वो बेसिकली एक किस्म से नॉन स्टिक वाला ही काम कर जाता है, नॉन स्टिक का ही काम कर जाता है जो कास्टेड में ही होता है। अच्छा, अगर हम सब वो नॉन स्टिक यूज़ नहीं कर रहे हैं और तब हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो स्टिक करती है, जैसे डोसा है या कुछ है, तो आप उसे कास्ट आयरन में कैसे बनाते हैं? जनरल टिप। बहुत सिंपल है, आप एक अनियन ले करके, जो लोग अनियन खाते हैं उसमें नमक लगाइए और थोड़ी देर तवे के ऊपर नमक को पड़े रहने दीजिए और उसको आप साफ कपड़े से घुमा करके पोंछ दीजिए, तो वो नॉन स्टिक जैसा बन जाता है। ऐसे जो लोग अनियन खाते हैं तो अनियन को आप नाइफ के साथ में या फोक के साथ में प्रिक करके और आप अपने तवे के ऊपर रोल करिए, तो वो भी नॉन स्टिक का काम करता है। एंड मेरा जो बेस्ट टिप है, क्योंकि अगर आप कुछ व्रत का सामान बना रहे हो, ये लोग जैसे मेरे पास में जैन कम्युनिटी बहुत आती है, उसको अनियन यूज़ ही नहीं करना है, तो बेस्ट टिप है कि आप अपने लोहे के बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लगाइए और उसे गर्म कर लीजिए एक बारी, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए उसमें और उसे फिर से पोंछ दीजिए, वो प्रॉपर आपका नॉन स्टिक का ही यूज़ होने लगता है। हाँ, काम करने लगता है। फिर आप फूड इनोवेटर हैं, आपकी एकेडमी चल रही है, आप वैसे भी सिखाते हैं, कोई नया वेंचर जो आपने लेटेस्ट स्टार्ट किया हो? हाँ, अब इस पॉइंट पे आने के बाद में ना तन्मय, अब ऐसा लगता है कि मार्केट में जो इस समय मैं देख रही हूँ, लोगों की डिमांड देख रही हूँ कि उनको हेल्दी खाना खाना है, और ऐसी भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना जिसको जो मिल रहा है वो खा रहा है। मतलब मैं अपने लिए भी चाहती हूँ ये चीज़ कि अगर मैं पूरे दिन में एक मील भी हेल्दी रिप्लेस कर पाऊँ तो शायद आगे आने वाली जो एज है उसे मैं अच्छे से निकाल पाऊँगी। मैं ऐसे ही दूसरों के लिए भी सोचा मैंने कि ऐसा होना चाहिए कि हमें कुछ हेल्दी मील्स अवेलेबल होनी चाहिए। सो मैंने एक नया अपना ब्रांड अभी स्टार्ट किया है, बहुत जल्दी वो आपको स्विगी जोमेटो पे भी दिखाई देगा। सैलेड ईटो, इसका नाम भी मैंने ही रखा है। इट इज़ सैलेड ईटो
अगर मैं ऐसे पूरी तरीके से बोलूं, बट अगर इसे तोड़ करके हम बोलें तो इट इज सैलेड ईटो, सलाद खाओ। तो सैलेड ईटो का ब्रांड मैंने निकाला है। इसमें कंप्लीट आपको हेल्दी मील्स मिलेंगे। इसमें सैलेड्स भी हैं, इसमें ज़ीरो ऑयल रेसिपीज़ भी हैं, थालीज़ भी हैं। तो ये मैंने एक नया ब्रांड अभी स्टार्ट किया। सैलेड्स कितनी वैरायटी के आप सैलेड ईटो में अभी फिलहाल? सैलेड ईटो में स्टार्टिंग में मेरे पास में वैसे सैलेड, अगर मैं ड्रेसिंग्स की बात करूँ तो कम से कम 20-25 तो हैं, मतलब मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। और उसमें मिक्स मैच कर दिया जाए तो फिर बहुत वेरिएशंस निकल सकते हैं उसके। और सैलेड ईटो को जो लॉन्च कर रहा है मैंने, उसमें मैंने केवल 10 से 12 ही सैलेड्स दिए हैं जो बेसिक प्रोटीन रिच हैं, पावर पैक्स हैं। और बहुत अच्छा रिवर्ट मिला मुझे, जिम्स वगैरह में मैंने इसकी टेस्टिंग कराई तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। और बहुत जल्दी ही मेरठ में आपको सैलेड ईटो ब्रांड दिखाई देगा। अच्छा, जब हम सैलेड की बात करते हैं तो सैलेड में नॉर्मली सैलेड्स वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा खाया जाता है। हाँ जी, उनकी तो हैबिट में है, हर मील से पहले सैलेड होगा, फिर मेन कोर्स होगा, फिर डेजर्ट होगा। वहाँ के और यहाँ के सैलेड में आपके हिसाब से क्या अंतर है? मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के लिए बताया था ना। तो अगर कुछ भी कोई भी रॉ सब्जी आप खा रहे हो, तो अब हम बकरी तो है नहीं, है ना, एक गाय और बकरी भी अगर खाना खाती है तो वो बहुत देर तक जुगाली करती रहती है, तो उसका खाना बचता है। तो इतना रॉ वेजिटेबल्स हम खा नहीं सकते। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अगर आप देखोगे उनमें, तो उनके यहाँ ऑलिव ऑयल और जो विनेगर्स के जो वेरिएशंस हैं उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। यानी ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं तो उसका कंटेंट ज़्यादा होता है। नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स तो हम वैसे भी सब्जियों पे भी पहले कोट करते हैं और उसके बाद में हम ड्रेसिंग में भी यूज़ करते हैं। तो वो एक हमारे एब्डोमेन में एक ऐसे लेयर क्रिएट कर देता है जिससे जितना भी रॉ वेजिटेबल्स हमने खाई होती है ना, वो मतलब हमारी डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में मैंने ये देखा है, मतलब अगर मैं ऑलिव ऑयल भी ज़्यादा डाल रही होती हूँ तो लोगों को यही लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। मैंने कहा आप इसको समझो तो सबसे पहले कि हम कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो इंडियन वेजिटेबल जो सैलड्स हैं और जो वेस्टर्न सैलड्स हैं उनमें बेसिक फ़र्क तो ड्रेसिंग का ही आता है कि यहाँ पे दे यूज़ टू दिस थिंग मायोनीज़ वाला सैलड उनको ज़्यादा, मतलब जो मायोनीज़ एंड क्रीमी सैलड्स ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न सैलड्स की बात करें तो वो मोर ऑफ लीफी सैलड्स होते हैं हमारा। मैं बल्कि उसी पे ही आने वाला था। मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम लीफी की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारी लीव्स हैं जो सैलड में रॉ यूज़ होती हैं। लेट्यूस हो गया, चाहे वो रेड लेट्यूस है, ग्रीन लेट्यूस है ना, आइसबर्ग लेट्यूस है, रॉकेट लेट्यूस है, रोरालुसुरेकिन, हम लोग। तो आप इनमें से ये सारे टेस्ट क्या यहाँ डेवलप्ड हैं? मिलता तो है सब चीज़ें, है ना? देखिए, जो खाते हैं उनको सैलड, जो लवर्स हैं, नहीं, क्या ये बेनिफिट करते हैं बॉडी को? 100% नॉर्मल सैलेड से, क्योंकि एक तो हो गया आपने प्याज टमाटर खीरा काट लिया। नॉर्मल सैलेड प्याज टमाटर के बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। जो हमारे जो हम आपने नंबर ऑफ लेटस का बताया जितना भी, वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आप उसको महीना भर अगर खा के देखोगे तो आपको एक विजिबल चेंज नज़र आएगा, अपनी इम्यूनिटी में, अपनी एनर्जी में वो फ़र्क आएगा। एंड सबसे बढ़िया ये है कि ये एक मील रिप्लेसर की तरीके से आप अगर एक पूरा एक मील रिप्लेस कर देते हो इससे, तो इट्स वेरी गुड। आपका वर्जन ऑफ अ आइडल प्रोटीन सैलेड, या ये कह सकते हैं योर फेवरेट सैलेड, जो हम प्रोटीन का, अभी आपने कहा ना कि पावर पैक सोयाबीन, उसमें मैं मिलाती हूँ सोयाबीन, थोड़ी से पीनट्स हो गया हमारा, टोफू, एंड देन फिर जितनी हमारी इंपोर्टेड वेजिटेबल्स हैं। पसंद आता है? हाँ, पसंद आता है। मैंने बोला जो यहाँ पे डालते हैं उसकी जगह, देखिए बहुत फ़र्क है टोफू और पनीर में, बहुत फ़र्क है। आप पनीर खा रहे हो तो मतलब आप उतनी क्वांटिटी में आपको प्रोटीन तो नहीं मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं फैट के साथ में भी जा रहे हो, है ना। एंड टोफू इज मेड ऑफ
पूरा आपका तो पूरा टोफू तो प्रोटीन आपको मेरे ख्याल से बाजार से लेना होगा, घर में तो बना नहीं सकते, पनीर तो घर में पड़ सकते हैं। इजीली अवेलेबल है मेरठ में, अब इजीली हर जगह हर डेयरी पे आपको टोफू अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। तो पावर पैक में मैं ज़्यादातर प्रोटीन रिच सारी रेसिपीज़ डाल करके फिर जो हम ड्रेसिंग्स बनाते हैं, ड्रेसिंग क्लाइंट की चॉइस के ऊपर होता है कि आपको कौन सी ड्रेसिंग चाहिए, उस ड्रेसिंग के साथ में टॉस एंड नो ऑयल। अभी हम सब कोविड से निकले हैं। कोविड में हमने ये सुना था कि हर घर में शेफ्स बन गए क्योंकि फर्स्ट फेज जब आया था तो लोगों ने या तो लिखा है या खाना बनाया है, राइट, दो ही काम करें। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आप तो हैं ही फूड इंडस्ट्री में, और खाना तो खैर बंद हुआ ही नहीं, खाते तो थे ही लोग। तो आप क्लासेस तो उस समय कैसे चल रही थी, या कुछ खास चीज़ जो आपने लोगों के लिए किया हो, या कुछ क्योंकि काफ़ी बड़ा टाइम था पेंडेमिक का। राइट, बहुत मतलब मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा फेज़ था, वो लर्निंग फेज़ था। अच्छा तो नहीं बोलूँगी उसको कि क्योंकि सेकेंड कोविड में मैंने भी अपने बहुत सारे लोगों को खोया है उसमें। हाँ, लेकिन जैसे फर्स्ट आपने जो कोविड का फेज़ बोला, उसमें सच में खाने पे इतना ज़ोर था कि सबके वज़न बढ़ गए थे। हाँ, और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जिन्होंने, मतलब मेरी एक जर्नी है बेकिंग की, तो बेकिंग की जो जर्नी है वो मेरी स्टार्ट ही कोविड से हुई थी, क्योंकि अभी तक मैं कोविड से पहले मेरा कुकिंग में और कलनरी में बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज था। लेकिन मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझ पे बहुत फेथ करती हैं, तो उनमें से मेरी एक फ्रेंड है मोना, उसने बोला है तुम खाली बैठी रहती हो घर में, तुम केक बना के दो हमको। मैंने कहा केक मैंने बनाया नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो आप ये लगाइए कि वो केक बनाने के बाद में वो पहला केक बना, दूसरा केक बना, और जैसे फेसबुक पे गया मेरे पास तो काम की भरमार लग गई। और केक बनाना मुझे आता नहीं था। मैं आज भी अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, जब मैं सिखाती हूँ मैं ये बताती हूँ उन्हों कि मुझे किसी ने केक बनाना नहीं सिखाया, स्टिल अगर मैं बना सकती हूँ तो अब तो मैं हूँ तुम्हारे पास में एज गाइड, तो आप लोग भी बना सकते हो। तो बहुत खाना बनाया फर्स्ट पार्ट में तो मैंने, लेकिन सेकेंड पार्ट थोड़ा सा पेनफुल था, क्योंकि सेकेंड कोविड आते आते बहुत अपने क्लोज एंड नियर एंड डियर्स, तो तब तक मेरा तो खाने से रुझान हट चुका था कि मैं कुछ बना करके किसी को सप्लाई करूं। फर्स्ट कोविड में तो मैंने बहुत अर्न भी किया और बहुत केक्स बनाए मैंने, लेकिन सेकेंड कोविड में जब अपने ही बहुत हमसे बिछड़ने लगे तो फिर वो बहुत मन नहीं करता, बहुत पेनफुल था। घर में खाना ही नहीं बनता था, तो आपको क्या बोलूँ मैं। लेकिन उसी समय क्या हुआ था कि मेरी सिस्टर को कोविड हुआ था, लखनऊ में है वो, और वहाँ पे उनको खाने की बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उसको बहुत सीवियर कोविड अटैक हुआ था उस चीज़ का। तो जब मैंने देखा कि मेरे घर वालों को भी वहाँ पे खाना नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे फिर मैंने गुरु कृपा करके एक किचन स्टार्ट करी, जिसमें विद वेरी नॉमिनल चार्जेस मैंने घरों में खाना लोगों को देना शुरू किया। वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि देता था कि मैं किसी को खाना खिला रही हूँ, तो शायद जितने मेरे लोग हैं उनको भी कोई ना कोई खाना दे रहा होगा, और मेरे भी लोग भूखे नहीं रहेंगे कहीं पे भी। तो ये टैटू बनवाया था मैंने, तब मैं खाने बड़े बड़े देग में बनते थे, और केवल एक ही काम था, सुबह उठ करके सुबह का मेन्यू प्लान करना, और वो देग में हाथ जल गया था मेरा, तो मैंने यहाँ पे एक टैटू बनवाया कि ये यादगार रहेगा कि मैंने कोविड के समय लोगों को सर्व किया था, और क्या समय था वो। तो अच्छा था। लेकिन वहाँ से मेरा कोविड से मेरी बेकिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि कई लोग जो बेरोज़गार हो चुके थे, मतलब उसमें बहुत ही पेनफुल बात बोल रही हूँ मैं आपको, बहुत सारे मेल्स थे ऐसे जो 45-50 ईयर्स के थे, और जिनको सिखाते हुए मुझे ये लगता था कि इनको सिखाऊंगी कैसे, लेकिन वो अपने बिजनेस को ख़त्म करके, कि उनको लगा था कि अब खाने का काम ही चल रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो थी कोविड में कुछ भी रुका, लेकिन खाने का काम बिल्कुल नहीं रुका। खाना तो खाना ही है लोगों को, वो तो बेसिक खाने का काम जिसने भी किया वो चलता गया, अब वो प्रॉफिट के उससे किया या समाज सेवा के उससे किया, लेकिन खाने का काम नहीं रुका। तो लोगों ने काफ़ी, बच्चों ने, मेल्स ने बहुत चेंजेस करने की कोशिश करी कि हम कुछ बेकरी से रिलेटेड कर लेते हैं। तो मेरे पास में एक बेकिंग क्लासेस शुरू हो गई, और तब से अब तक मैं मेरठ में कम से कम 700 to 800
बच्चों को केक बनाना सिखा चुकी हूँ। और अब आगे आने वाली जो समय है उसमें मैंने कई जगह एप्लीकेशंस डाल रखी हैं। कुछ गवर्नमेंट के यहाँ पे एनजीओज़ हैं, उनसे भी बोल रखा है कि कुछ इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए, या एजुकेशन के साथ में कुछ ऐसी गाइडेंस और इस तरीके की टीचिंग ऐड होनी चाहिए कि बच्चे जब 12th करके निकले ना तो उनके पास में उनका अपना एक हुनर हो हाथ में। क्योंकि कोविड में जब जिस समय लोग सारे खाली बैठ गए थे, मैं उस समय भी अर्न कर रही थी क्योंकि मेरे पास में एक हुनर था। तो मुझे वो हुनर अब लगता है कि औरों को बांटने का समय आ चुका है। तो अभी तक तो मैंने पेड क्लासेस करी, लेकिन अब मैं कुछ समाज सेवा के उससे भी कुछ तबके को सिखाना चाहती हूँ कि उसके पास में वो हुनर होना चाहिए। तो कोविड का जो आपने पूछा वो बहुत मिला जुला एक्सपीरियंस रहा, मतलब कहीं खुशी और कहीं गम वाला हिसाब किताब रहा। कुछ लोग बहुत पैसा कमाया और कुछ लोगों ने बहुत लोगों को गंवाया। बट ये कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया एक्चुअली में। नेचुरली आपकी बेकिंग की जर्नी एक किस्म से कोविड में शुरू हुई, जो अभी तक चल रही है। हाँ जी। अच्छा, बेकिंग की जब हम बात करते हैं तो दिखने में तो ये ऐसा लगता है कि बड़ा टफ जॉब है, मेजरमेंट्स इसमें बड़े मायने रखते हैं और ये सब, ज़रा सा मेजरमेंट हिला या कुछ हुआ, मतलब ऐसा मैंने सुना है, मुझे हमें नहीं आती है, तो उसमें चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। पर अगर हम बात करें तो बेकिंग का जो ओरिजिन है वो मेनली इटली से है ना? तो इंडियन बेकिंग और इटालियन बेकिंग में आपको क्या डिफरेंस लगा? कुछ बहुत फ़र्क नहीं है, और आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर कि बेकिंग जो है वो कंप्लीट, अगर मेजरमेंट आपका सही है तो मेरे पास में, आप विश्वास करो तन्मय, 8 साल का बच्चा भी आया सीखने के लिए, और मैंने उसको भी कहा कि इसको तो मैं सिखा दूंगी आराम से बेकिंग, क्योंकि वो रॉ है बच्चा और उसको अगर मेजरमेंट समझ में आ गए। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में ये खासियत होती है कि उनके लिए जो गुरु होता है ना, जो टीचर ने बोल दिया उससे वो नहीं हटेंगे, तो वो जो मेजरमेंट सीखते हैं तो वो ईजिली वो कर सकते हैं। और कुछ बहुत बेसिक फ़र्क नहीं है एक्चुअली में। तो जो बेकिंग पार्ट है वो है ही हमारा वेस्टर्न कल्चर से ही इन्फ्लुएंस है। नहीं, मेरा क्वेश्चन का मकसद था कि टेस्ट वाइज डिफरेंस, क्योंकि शायद अगर हम यहाँ यूज़ करें, तो अगर हम एक बहुत छोटी चीज़ लेते हैं, अगर हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इंडियनाइज्ड पिज़्ज़ा जो होता है उसमें बहुत सारी आपको वेजिटेबल्स मिलेंगी, है ना? चलो वो तो कोई बात नहीं। चीज़ जो है हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड होती है, लिमिटेड चीज़ है ना? अगर हम इटली में जहाँ से ओरिजिन हुआ है वहाँ की बात करें तो वहाँ तो शायद 150, 200, 500 तरीके की चीज़ होती है ना? वेज भी होती है, नॉन वेज भी होती है। तो नेचुरली हर चीज़ का एक टेस्ट अलग होगा, बिल्कुल, है ना? फ्लोर का टेस्ट अलग होगा। और आजकल तो बेकिंग में भी वो आ गया है कि भाई मैदा नहीं खानी चाहिए, तो अब हम मल्टीग्रेन यूज़ करेंगे, मल्टीग्रेन मिलेट यूज़ करेंगे। बल्कि मिलेट पे तो मैं आपसे अलग से सवाल पूछूंगा, क्योंकि मिलेट का आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चला है, फैशन, है ना? तो जो बेसिक टेस्ट है, अब आप अगर केक बना रहे हैं या आप कोई भी चीज़ बेक कर बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ख्याल कैसे रखते हैं कि आपको इंडियन टेस्ट ही देना है और उसके लिए कुछ पर्टिकुलर करना पड़ता है, या क्या चीज़ करनी पड़ती है? नहीं, मुझे ऐसे बेकिंग में ऐसे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जितने आसानी से हम अपनी इंडियन रेसिपीज़ फॉलो करते हैं वैसे ही हम अमेरिकन रेसिपीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। बस एक ज़रा सा डिफरेंस है कि जो अगर हम अमेरिकन रेसिपीज़ फॉलो कर रहे हैं तो उनके मेजरमेंट्स थोड़े से फ़र्क हो जाते हैं, कि उनके जो अगर हम कप के मेजरमेंट्स की बात करें तो वो कुछ हमारे से 50 ml थोड़ा सा ऊपर और नीचे होता है, और बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, ये बात तो फैक्ट है कि जैसे यहाँ पे ऑथेंटिक अगर हम टेस्ट की बात करें तो चाइनीज़ की नूडल्स की बात करती हूँ, तो नूडल्स के अंदर वो सोयाबीन भी डाल रहे हैं, कई जगह मैंने देखा है उन्होंने भिंडी भी चॉप करके डाली हुई है, मतलब जो चीज़ मटर के दाने डालते हैं वो आपकी मर्ज़ी है कि आप चाइना के फ्लेवर को किस तरीके से चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए, चाइनीज़ में तो मैं स्पेसिफिकली ये कह सकता हूँ, व्हेन आई वाज इन यूएस, वहाँ पे ऑथेंटिक चाइनीज़ तो शायद हम इंडियंस नहीं खा सकते। मैं वही बात बोलने जा रही थी कि ऑथेंटिक जितनी भी चीज़ें, ऑथेंटिक चाइनीज़ और ऑथेंटिक इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी जो ऑथेंटिक हमारा सांभर है जो कि ओरिजिनेट है हमारे साउथ से, वो भी हम इधर नॉर्थ इंडियंस नहीं खाएंगे, उसको भी हम
बिल्कुल डिफरेंट तरीके से खाएंगे। तो जो इटालियन पिज़्ज़ा की बात करी आपने या चीज़ की बात करी, उनके फ्लेवर्स यहाँ पे हैं, लोगों को पसंद आते हैं, बट एक उसके लिए एक तबका ही बिल्कुल डिफरेंट है जो उन फ्लेवर्स को पसंद करता है। अदरवाइज मोर ऑफ चीज़, मोर ऑफ वेजिटेबल्स, वो उसी तरीके से ही खाया जाता है। बट बेसिक बेकिंग में मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़र्क है। और एक चीज़ जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से सीख करके बाहर जाते हैं उनके लिए है कि वो वहाँ पे क्रीम अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पे हमको डेयरी क्रीम, नॉन डेयरी क्रीम, नॉन विपिंग क्रीम अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ पे पाउडर क्रीम होती है, लेकिन उसका टेस्ट समहाउ सेम ही होता है। तो बेकिंग में मुझे, जहाँ तक मैंने जो अब्रॉड से भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे ला करके वहाँ से टेस्ट कराते हैं, उसमें बेसिक फ़र्क बहुत ज़्यादा होता नहीं है, वो सेम ही रहता है। अच्छा, जैसे हम अभी ये बात कर रहे थे कि बेकिंग में मैक्सिमम बेकिंग में मैदा यूज़ होती है ना। और अगर हम ब्रेड्स की बात करें तो एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे ब्रेड्स का मतलब रोटी है और गेहूं की बनती है, पराठा है, गेहूं का बनता है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो मैदा ही खाई जाती है ब्रेड्स के नाम पे। तो क्या अगर मैदा इतना नुकसानदेह है तो पूरे वर्ल्ड में क्यों खाया जाता है? आपका व्यू पॉइंट इस पे? बहुत क्लियर है कि आपने मतलब अक्सर सुना होगा, अगर आप मतलब थोड़ा सा नॉलेज देखें बाहर के उसमें, तो जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, उनके गट कभी भी क्लियर नहीं रहते। तो मैदा कहीं ना कहीं नुकसान तो देखिए करता ही है। अब उसको गट क्लीन करने के लिए आप और अदर सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल तो है ही। मोटा अनाज हमारे देश की हमेशा से ही शान रहा है, तो मोटे अनाज से हम इंडियन को भाई अपने गट से बड़ा प्यार है। तो मुझे तो लगता है कि वो मैदा सच में, मतलब इट्स नॉट द मिथ, ये सही है कि मैदा हमें नुकसान तो करता ही है। ओके, मोटे अनाज से एक बहुत क्विक आपका व्यू पॉइंट। मोटे अनाज का मतलब मिलेट्स है ना, जो हमारे इंडिया का पुश्तैनी वो रहा है, हमारी धरोहर है एक किस्म से। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बड़ा श्री अन्न के नाम से उसे प्रमोट करना शुरू किया है। तो मिलेट्स में चीज़ें कैसे बन सकती हैं, या हमारे में जैसे एक धारणा है कि भाई अगर आप गेहूं खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं तो उससे ग्लूकोज स्पाइक होता है, और अगर आप स्विच ओवर कर लेते हैं मिलेट्स पे तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो एक तो क्या हम 100% गेहूं और चावल को छोड़कर स्विच कर सकते हैं या नहीं, या करना चाहिए या नहीं? जो गेहूं है वो तो हमारा ग्रेन ही नहीं है, वो तो खैर बाहर से आया हुआ है, विदेशों का ही ग्रेन कहेंगे। और मिलेट मिक्स करके खाना इसलिए सही नहीं है क्योंकि हर मिलेट की तासीर, हर मिलेट की अपनी प्रकृति अलग अलग है ना। तो मेरे हिसाब से आप मिलेट कंज्यूम करिए, लेकिन उसको मिला करके मत करिए। और दूसरा, जो मल्टीग्रेन आटा है, जो लोग गेहूं के अंदर 2-3 तरीके के आटे मिलवा करके यूज़ कर रहे हैं, वो भी कहीं तक सही नहीं है। तो आप इसको इंडिविजुअल अलग अलग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारे बेकरी लाइन में भी मिलेट से अब बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, वो भी अच्छा है। लेकिन अगेन बेकरी लाइन की बात करूं अगर, तो कोई भी कुकी बनने के लिए आप चीनी की जगह मोलासेस वगैरह यूज़ कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं चीनी भी है उसमें और फैट भी है अपना, तो वो आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाओगे ना। मुझे लगता है कि हम इतने ब्लेस्ड हैं ना कि हमें इतना सारा खाने के लिए हमारे पास में वेरिएशंस हैं। अगर उन सब चीज़ों को हमें एंजॉय करना है ना, तो बस केवल आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप हर चीज़ खाइए, हर चीज़ को एंजॉय करिए, बट उसकी मात्रा सीमित कर लीजिए। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा हुआ है कि जितना हमारे अंजलि में आता है ना, उतना खाना हमारे लिए सफिशिएंट होता है। और मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम मात्रा को लिमिटेड कर देना तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं करने वाला है। बहुत अच्छा। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना था, मगर आपने आंसर खुद ही दे दिया। अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर द ऑडियंस, तो वो आपने खुद ही दे दिया। बात करके आपसे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो और मच। जब आप अपना सैलेड ईटो ब्रांड पूरी तरीके से लॉन्च कर लेंगे तो होपफुली नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होपफुली फिर हम आपको एक बार फिर बुलाते हैं सैलेड ईटो के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए।
बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द थैंक यू शो। सो मच तन्मय।